ज्वाइन करना है? When did you this actually you started working towards it? So first of all, it was in fourth class that I decided that armed forces, I have to go for it at any cost. Oh. And sir, the direction to go to NDA was maybe nearly in ninth class that I slowly started to think in a mature manner that yes, this is one of the entries through which we are able to go to permanent commission at early ages. And अपना बचपन बताओ, कहाँ पे निकला तुम्हारा, शुरू के साल कहाँ रहे? सर शुरुआत में सर मैंने अपना कुछ समय भिवानी बिताया था और उसके बाद फिर हम गुड़गांव आ गए थे और सर उसके बाद फिर वापस मैंने 1 साल अपने गांव में बिताया था, चंदेनी, चरखी दादरी जिला हरियाणा का। अच्छा, तो गांव में पढ़े हो कुछ दिन तुम? हाँ सर, कुछ टाइम विलेज में भी स्पेंड हुआ है सर, ये नहीं। और फिर उसके बाद वापस ऑब्वियसली जब फर्स्ट क्लास आ गई थी और क्लासेस बढ़ी तो फिर गुड़गांव की तरफ शिफ्ट हो गया था लगभग, ताकि स्टडीज को। आपके घर से कोई है फौज में, कोई ऑफिसर है आपके परिवार में? नो सर, टू द नेक्स्ट रिलेशंस में ऐसा कोई नहीं है, बट हाँ फार बाय रिलेशंस में है। बट ये भी एक कमाल की बात है जो बार बार मेरे YouTube पे मैं बच्चों को बताता हूँ, Instagram पे हर जगह बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे फादर फौजी हो, ऑफिसर हो या JCO जवान हो। हियर वी हैव अनुराग सांगवान, ऑल इंडिया रैंक 1, और इसके पेरेंट्स, इसके फैमिली में कोई भी फौज में नहीं है। सो दैट इज वेरी नाइस। सर यानी मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपकी डिसिप्लिन लाइफ है तो भले ही सिविलियन बैकग्राउंड हो या फिर पर्सनल बैकग्राउंड हो, यानी आर्मी पर्सनल का कोई बैकग्राउंड हो, बस ऑल दैट वी नीड इज अ डिसिप्लिन लाइफ दैट आर्म्ड फोर्सेस। या एग्जैक्टली। और वो SSB में इस चीज की कोई आपको इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं कि आप फौजी बैकग्राउंड से आए हो। एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली। और 70% NDA कैडेट्स और IMA कैडेट्स तो वैसे ही सिविल बैकग्राउंड के हैं। यस सर, ट्रूली सर। तो अभी अनुराग मुझे ये बताओ, तुमने 9th में सोच लिया करना है, और तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी थी? पहले रिटर्न एग्जाम की बताओ। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर रिटर्न एग्जाम? सो दैट ना तुम्हारी वीडियो लाखों बच्चे देखेंगे। मैं चाहता हूँ वो इंस्पायर भी हो कि चरखी दादरी से गांव का रहने वाला सिविल बैकग्राउंड से एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक ले सकता है। उसने कैसे तैयारी करी, किस प्रकार से अपने रिटर्न एग्जाम का कैसे आपने क्रैक किया? ये सर रिटर्न एग्जाम में क्योंकि NDA बहुत UPSC कंडक्ट करवाते हैं तो रिटर्न उसका एग्जाम तो ऑब्वियसली वो बहुत वास्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच रखी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे जनरल साइंस की बात करी जाए तो वो मुझे पता था कि वो सिर्फ 10th तक की आती है, तो बस 10th तक की अगर मैं साइंस अच्छी करके चल रहा हूँ तो मेरी जनरल साइंस प्रिपेयर्ड है। और फिर सर उसके बाद पोर्शन आया मैथ्स का, तो मैथ्स में मैंने देखा कि टॉपिक्स तो 11th 12th के हैं, बट जो ज्यादा एम्फेसिस है वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे, कि आप कितना तेज कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो मैंने फिर अपनी कैलकुलेशन स्पीड्स पे काम करा, क्योंकि वो एक बिल्कुल क्लासिकल चीज होती है। जैसे रोज टेबल लिखना सुबह सुबह 2 to 30, 2-3 बार वो टेबल, उससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज हो जाती है। और रिटन में इन मैथ सेक्शन ऑल इट डिमांड्स इज जस्ट कैलकुलेशन स्पीड। फिर सर उसके बाद जीके पे जब आते हैं तो सर जीके में जो मैंने अप्रोच अपनाई वो ये थी कि प्रीवियस ईयर के जो हमारे पैटर्न्स होते हैं टॉपिक्स में उन्हें पहले ऑब्जर्व करा, क्योंकि अगर हम जीके के अंदर वैसे ही ओपनली चले जाएंगे तो शायद कभी जीके कवर हो भी नहीं पाएगी। बस एक टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए। जैसे ज्योग्राफी में मुझे पता है जियोमॉर्फोलॉजी ज्यादा आ रहा है तो मैं सिर्फ उसी को पढ़ूंगा, उस पर ज्यादा फोकस दूंगा। और जैसे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल में आर्टिकल्स ज्यादा आ रहे हैं, दे आर आस्किंग द आर्टिकल नंबर्स एंड ऑल दैट, तो बस वो स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए, टू द पॉइंट। और सर एक चीज और इम्पोर्टेंट जो मैंने देखी कि ऑब्वियसली रिटन एक फैक्चुअल पेपर होता है, तो हमें हमेशा एक्चुअली मेमोरी पे भी थोड़ा काम करना चाहिए कि जब हम जीके पढ़ रहे हैं तो इनफ वो पढ़े। ऐसा ना हो कि हम सोचे कि फिर पढ़ने का मौका मिल जाएगा, तो फिर पढ़ने के मौके में वो चीजें रह जाती है। बस ऐसे पढ़ना चाहिए कि ठीक है मैं आज पहली और आखिरी बार पढ़ रहा हूँ इस फैक्चुअल चीज को, बस वो इनग्रेन्ड हो जाए। मैं सर वो बहुत हेल्पफुल। तो ये बताओ, अभी इसको